अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं मुस्तफ़ा कमाल, वो हमारा इस सेकंड सेक्शन का लास्ट चैप्टर है मुस्तफ़ा कमाल। ये हम लोगों का ये जो चैप्टर है इसका पहला पैराग्राफ हम आज पढ़ेंगे। द वॉर वॉज ओवर, वॉर ख़त्म हो गई थी। थ्रू आउट का मतलब होल, तमाम। द एंटायर का मतलब भी होल, तमाम। नियर एंड मिडल ईस्ट, मिडल ईस्ट और नियर ईस्ट में हर तरफ जंग ख़त्म हो गई थी। ये कौन सी जंग की बात कर रहे हैं? ये उस जंग की बात कर रहे हैं जो ब्रिटिशर्स ने पूरे एशिया पर कब्ज़ा करना शुरू किया, अफ्रीका पर कब्ज़ा करना शुरू किया। ये उसी जंग की बात हो रही है। और उस वक्त तक वो लोग इंडिया पर कब्ज़ा कर चुके थे, अफ्रीका के बहुत सारे हिस्सों पर कब्ज़ा कर चुके थे। तो इन्होंने तुर्की का रुख किया। तुर्की उस वक्त एक बहुत बड़ी पावर थी, ऑटोमन एम्पायर थी, और ऑटोमन एम्पायर पे इन्होंने हमले शुरू किए। लेकिन उसके बाद जंग ख़त्म हुई। कैसे ख़त्म हुई ये सब आपको पता चल जाएगा। थ्रू आउट द एंटायर एंड नियर मिडल ईस्ट द आर्मीज़ ऑफ द डेमोक्रेसीज़। और ये जो अंग्रेज़ थे ये अपने आप को डेमोक्रेसीज़ की आर्मीज़ कहते थे। ये कहते थे कि हम दुनिया में हर तरफ बादशाहत है, जहालत है, हम जहालत के अंधेरों को ख़त्म करने आए हैं, हम जमहूरियत का एक सिस्टम लेकर, डेमोक्रेसीज़ का एक सिस्टम लेकर आए हैं। वो अपने आप को बादशाह नहीं कहलवाते थे, हालांकि वो कॉलोनाइजर्स थे। उनका मकसद जो था वही था जो हर हमलावर का होता है कि दूसरे मुल्क के तमाम रिसोर्सेज से उसको डिप्राइव ऑफ कर दिया जाए और उसके सारे रिसोर्सेज को ख़ुद यूज़ किया जाए, वहाँ के लोगों को ग़ुलाम बनाया जाए। ज़ाहिर है कि उनका भी मकसद वाकई ही सिर्फ यही था, लेकिन उन्होंने दुनिया को ये जस्टिफिकेशन दी कि हम तो आर्मीज़ ऑफ डेमोक्रेसीज़ हैं, हम दुनिया में हर तरफ बादशाहत का अंधेरा फैला हुआ है, हम जो हैं वो दुनिया को जमहूरियत देने के लिए आए हैं, इसलिए इसके लिए ज़रूरी है कि हम उनके बादशाहों को शिकस्त देकर उन पर कब्ज़ा कर लें। और अपने आप को डेमोक्रेसीज़, आर्मीज़ ऑफ डेमोक्रेसीज़ कहलाते थे। ठीक है, तो हैड बीन हेल्ड का मतलब वेलकम लिखा हुआ है। वेलकम नहीं होता इसका मतलब, बल्कि इसका मतलब होता है प्रेज्ड, तारीफ़ करना। हर जगह पर आर्मीज़ ऑफ डेमोक्रेसीज़ की तारीफ़ की जा रही थी, नॉट सो मच एज कंकरर्स। और उनको वेलकम किया जा रहा था कंकरर्स, फातहीन के तौर पर नहीं। कंकरर्स मीन फातहीन, द विनर्स, द विक्टर्स एंड विनर्स के तौर पर नहीं, बल्कि डिलीवरर्स का मतलब होता है निजात दिलाने वाला, सेवियर्स। वो अपने आप को सेवियर्स कह रहे थे, निजात दहिंदा कह रहे थे। वो कह रहे थे कि जिन एशिया में और अफ्रीका में हर तरफ बादशाहत का जुल्म व सितम है, और हम जो हैं वहाँ पर जाकर जमहूरियत का उजाला कर देंगे। ठीक है, तो वो अपने आप को डिलीवरर्स, वहाँ के लोगों का निजात दहिंदा क्लेम कर रहे थे। यानी अब तक इस टाइम में उन्होंने ये बताया है कि हर तरफ जंग ख़त्म हो रही थी। जो वर्ल्ड वॉर 1 थी, जो आर्मीज़ थी ब्रिटेन की और बरतानिया ने जो हर तरफ अटैक करना शुरू किए हुए थे और सारी दुनिया पे कब्ज़ा करने का एक उनका मिशन था। बहुत सारे यूरोपियन नेशन ने ये कुछ कोशिश शुरू की हुई थी, वो तकरीबन अब ख़त्म होने ही जा रही थी, मिडल ईस्ट में भी और नियर ईस्ट में भी। जो आर्मीज़ और डेमोक्रेसीज़ थी, इनको हर तरफ वेलकम किया जा रहा था, इनकी तारीफ़ की जा रही थी, और इनको कंकरर्स के तौर पर नहीं लिया जा रहा था, फातहीन के तौर पर नहीं लिया जा रहा था, बल्कि डिलीवरर्स, सेवियर्स के तौर पर, निजात दिलाने वालों के तौर पर इनको समझा जा रहा था। और आफ्टर ऑलमोस्ट कंटिन्यूस फाइटिंग सिंस 1911 से इन्होंने अटैक करना शुरू किया टर्की के ऊपर। टर्की अब नया उसका नाम है। उस वक्त जब इन्होंने तुर्की पे हमला किया, ये सल्तनत उस्मानिया था। ये बहुत बड़ी एक एम्पायर थी, बहुत बड़ी मुस्लिम एम्पायर थी। रशिया से लेकर यूरोप के बहुत सारे इलाके इसके अंडर आते थे, रशिया के बहुत सारे इलाके इसके अंडर आते थे। जो रशिया की मुस्लिम स्टेट्स हैं वो तुर्की के ही अंडर आती थी पहले, और यूरोप के इलाके इसके अंडर आते थे, अफ्रीका के बहुत सारे इलाके इसके अंडर आते थे, और अरब के जो इवन के सऊदी अरेबिया भी, यमन, ओमान, ये सब इलाके जो हैं ये ऑटोमन एम्पायर के ही उस वक्त जो हैं वो उनके अंडर थे और ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा थे। तो सल्तनत उस्मानिया इसका नाम था। बाद में इसका नाम कमाल अतातुर्क ने इसका नाम फिर बाद में तुर्की रखा, लेकिन उस वक्त तक इसका नाम सल्तनत उस्मानिया था, और ये बहुत बड़ी सल्तनत थी। यहाँ पर 1911 से बरतानिया ने और उसकी इत्तेहादी फ़ौजों ने, जिनको अलाइज़ कहते हैं,
बरतानिया और उसके इत्तेहादी फ़ौजों को, ये देखिए वर्ड अलाइज़ कहते हैं। इन इत्तेहादी फ़ौजों ने 1911 से तुर्की पर हमले शुरू किए और बिल आखिर जो है वो तुर्की जो है 1911 से उन्होंने तुर्की पर अटैक करना शुरू किया। अ गवर्नमेंट फॉर्म फ्रॉम द ओल्ड लिबरल्स वॉज इन पावर इन इस्तांबुल। इस्तांबुल जो है वो तुर्की का कैपिटल सिटी है, या ऑटोमन एम्पायर का भी उस वक्त कैपिटल सिटी जो था वो टर्की था। और टर्की जो है उसमें ये था कि वहाँ पर एक पार्लियामेंट भी थी। पार्लियामेंट जो थी वो पार्टी जो बरसरे इक़्तिदार थी उसका नाम था ओल्ड लिबरल्स, और लिबरल्स की पार्टी बरसरे इक़्तिदार थी। और एक वहाँ का किंग भी था जिसको पादशाह कहते थे, उसका नाम महमद IV था। उसको टर्किश लोग जो है उसको पादिशाह कहते थे। पादिशाह हमारे उर्दू के बादशाह से मिलता जुलता वर्ड है और इसका मतलब भी वही होता है किंग, और इसका लफ्ज़ी मानी होता है खुदा का साया, द शैडो ऑफ गॉड। और तुर्की में जब 1911 में उन्होंने क्या किया, अंग्रेज़ों के सामने उन्होंने हथियार डाल दिए। और उन्होंने उस वक्त क्या था तुर्की में उस वक्त बादशाह था और ओल्ड लिबरल्स नाम की एक पार्टी थी, उसकी हुकूमत थी, उनकी पार्लियामेंट में हुकूमत थी। ठीक है, इस्तांबुल में इट्स मेंबर्स एंड द बादशाह हिमसेल्फ अलाइक ईगर का मतलब होता है शौक होना, आर्डेंट, मुश्ताक होना, ज़ील से ज़ीलस और आर्डेंट, शौक़ होना बादशाह को। और बादशाह ने और पार्लियामेंट दोनों ने को शौक़ था टू कोलैबोरेट का मतलब तावन करना, कोऑपरेट विद द अलाइज़, इत्तेहादियों के साथ, बरतानिया और उसके इत्तेहादियों के साथ। बादशाह ने शौक़ से और पार्लियामेंट ने भी शौक़ से इस बात का जो है वो इंदिया दिया कि वो कोऑपरेट करना चाहते हैं। गवर्नमेंट जो है वो उनके हवाले करके वो ठीक है, उसमें उनको बरतानिया के हमले पे या बरतानिया का कब्ज़ा जो था वहाँ पर, बट उन्हें उस पर एतराज़ नहीं था, यानी उन्होंने दूसरे अल्फाज में कह दें कि बरतानिया के सामने सरेंडर कर दिया था। देयर कंसेप्शन कॉन्सेप्ट ही होता है। कंसेप्शन कॉन्सेप्ट, तसव्वुर, आइडिया, फॉर्म एन आइडिया। कंसेप्शन मीन फॉर्म एन आइडिया। ये एक आइडिया ही था उनका। द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द नेशन वॉज दैट लॉयल्टी मीन वफादारी, फिडेलिटी, सिंसेरिटी टू द आर्मिस्टिस का मतलब जंग बंदी का मुआहिदा, ट्रूस। ठीक है, तो उनका ख्याल था, बादशाह का और पार्लियामेंट का ये ख्याल था कि बेहतरीन मफाद उनकी नेशन का यही है कि इत्तेहादियों के साथ हुकूमत में ताउन किया जाए। एंड कॉपरेशन विद द ऑक्यूपाइंग फोर्सेस, कब्जा करने वाली ताकतों के साथ कॉपरेट किया जाए। द कंकरर्स, जिन्होंने जो कि फातिहीन है। एट इस्तांबुल द ओल्ड ब्रिटिश एम्बेसी वॉज नाउ द ब्रिटिश हाई कमीशन। अच्छा, ये जो वर्ड है एम्बेसी का जो वर्ड है इसको भी देख लें। एम्बेसी होता है सिफारत खाना। किसी भी मुल्क से आपके जो ताल्लुकात होते हैं वो सिफारत खाना जो होता है वहाँ का, उसके ज़रिए से होते हैं। जैसे हमारे यहाँ जो है बहुत सारे ममालिक के सिफारत खाने हैं। चाइना जाना हो तो आप चाइनीज़ एम्बेसी से रब्ता करते हैं, और बरतानिया जाना हो तो बरतानवी एम्बेसी से रब्ता करते हैं, अमेरिका जाना हो तो अमेरिकन एम्बेसी जाते हैं। ठीक है ना, तो उससे सिफारत खाना। ठीक है, इसको बरतानिया ने जब उस पर कब्ज़ा किया और तुर्की पे कब्ज़ा किया, ऑटोमन एम्पायर पे कब्ज़ा किया, उस वक्त मैं तुर्की को ऑटोमन एम्पायर बोलूँगी। कुछ वोकैबलरीज़ हैं जो आपने जहन में रखनी है। पहली वोकैबलरी ये है कि वो ऑटोमन एम्पायर मीन्स ग्रैंड टर्की, बहुत बड़ा टर्किश एम्पायर। ठीक है, और पादशाह का मतलब बादशाह वहाँ का। ठीक है, उसका नाम महमद IV था। और एम्बेसी जो है, एम्बेसी कहते हैं सिफारत खाने को। इंग्लैंड का जो सिफारत खाना था बरतानिया का, वहाँ पर बिल्कुल वैसे ही जैसे इंग्लिश लोगों ने यहाँ पर किया था। यहाँ पर हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी कायम की हुई थी इंडिया में, और उसको फिर उसके इख्तियारात बढ़ा दिए जब उन्होंने वहाँ की फ़ौज ने, बरतानिया की फ़ौज ने टीपू सुल्तान को शिकस्त दे दी, इंडिया पे कब्ज़ा कर लिया। तो उन्होंने अपने जो वहाँ हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी थी इनकी यहाँ उन्होंने इंडिया में खोली हुई थी, तो उसी को एक के इख्तियारात बढ़ा दिए। अब बरतानिया की क्या चीज़ जो है वो तुर्की में मौजूद थी।
उनकी एम्बेसी मौजूद थी, सफारत खाना मौजूद था, उसको हाई कमीशन का दर्जा दे दिया। हाई कमीशन का मतलब जिसके पास बहुत हाई इख्तियारात हों उसको कह देते हैं हाई कमीशन। तो एम्बेसी को चेंज कर दिया गया, इस्तांबुल में जो एम्बेसी थी, ब्रिटिश एम्बेसी, इसको ब्रिटिश हाई कमीशन में चेंज कर दिया गया और इसको बहुत वसी इख्तियारात दे दिए गए गवर्नमेंट चलाने के। तुर्की की ऑटोमन एम्पायर की गवर्नमेंट चलाने के बहुत वसी इख्तियारात एम्बेसी को दे दिए गए। एट इस्तांबुल द ओल्ड ब्रिटिश एम्बेसी, जो पुरानी बरतानिया का एम्बेसी थी। अच्छा, एम्बेसी के लिए एक और वर्ड भी इस्तेमाल होता है, कॉन्सुलेट, CONSULATE, कॉन्सुलेट। ये देखें, ये वर्ड भी एम्बेसी के सिनोनिम में इस्तेमाल होता है। वो उसको ब्रिटिश हाई कमीशन का दर्जा दे दिया गया, सपोर्टेड बाय मिलिट्री एंड नेवल डिटैचमेंट्स। अब डिटैचमेंट्स का वर्ड भी बड़ा इंपॉर्टेंट सिनोनिम है। इसका मतलब होता है फ़ौज का यूनिट, फ़ौज का एक बड़ा सा यूनिट। वो नेवल फ़ौज का यूनिट भी हो सकता है, वो आर्मी का यूनिट भी हो सकता है, वो एयरफोर्स का यूनिट भी हो सकता है। एक बड़ा सा यूनिट फॉर्म किया जाता है आर्मी में, किसी स्पेसिफिक टास्क को, किसी ख़ास काम को करने के लिए एक बड़ा यूनिट बनाया जाता है आर्मी का, जिसको हम कहते हैं, बड़ा यूनिट बनाया जाता है आर्मी का, जिसको हम कहते हैं डिटैचमेंट। तो ये जो बरतानिया का हाई कमीशन था, इसको अपनी हुकूमत करने में मदद हासिल थी बरतानिया की फ़ौज की, नेवल डिटैचमेंट्स की, और जो है उनकी आर्मी की ट्रुप्स की, डिटैचमेंट्स की, उनको जो है मदद हासिल थी। एम्बेसी की मदद कर रहे थे ऑटोमन एम्पायर पर हुकूमत करने में। ठीक है। And allied officers were supervising the police and the ports and the normal machinery of the government. अच्छा जी, अब क्या कर रहे थे ये जो अलाइड के ऑफिसर्स थे, बरतानिया के जो ऑफिसर्स थे, अलाइड फोर्सेस में कौन कौन था? पहले तो आप ये बात समझ लें कि अलाइड बरतानिया जो था, बरतानिया के साथ कौन कौन से ममालिक शामिल थे तुर्की पर हमला करने के लिए, इसीलिए उसको इत्तेहादी फ़ौजें कहती हैं। बरतानिया के साथ किस किस ने इत्तेहाद किया? बरतानिया के साथ फ्रांस का इत्तेहाद था और रशिया का इत्तेहाद था। तीनों ने मिलकर, 3 मुल्कों ने मिलकर, तीनों इत्तेहादियों ने मिलकर तुर्की पर इन्होंने हमला किया और उस पर कब्ज़ा कर लिया। ऑटोमन एम्पायर पर हमला किया और उस पर कब्ज़ा कर लिया। बादशाह ने बगैर लड़े ही वहाँ पर सरेंडर कर दिया, क्योंकि उनको अंदाज़ा हो गया कि इस फोर्स से लड़ना उनके लिए पॉसिबल नहीं होगा। और अब क्या था कि वहाँ पर हुकूमत बरतानिया की एम्बेसी चला रही थी, बरतानिया में हाई कमीशन का दर्जा हासिल हो चुका था। अलाइड ऑफिसर्स सुपरवाइजिंग, सुप्रिटेंड या मैनेज, निगरानी कर रहे थे द पुलिस की एंड द पोर्ट्स, और बंदरगाहों की। यानी पुलिस पे जो है उनका पुलिस को वो अपने कंट्रोल के लिहाज से चला रहे थे, और बंदरगाहों में कौन आएगा तुर्की में, कौन जाएगा तुर्की से बाहर, वो सब कुछ, कौन सा माल तुर्की के अंदर आना है, कौन सा माल तुर्की के बाहर जाना है, जितने भी पैसे माल के बंदरगाह पे किसी भी सामान के लोड होने के आने हैं या लोड होके जो सामान जाना है, वो सब के सब जो किसकी मर्ज़ी से चल रहे थे? बरतानिया की ऑफिसर्स की, अलाइड ऑफिसर्स की मर्ज़ी से चल रहे थे। द नॉर्मल मशीनरी ऑफ द गवर्नमेंट वॉज पर्टिकुलरली मीन ख़ास तौर पर, स्पेशली सुपरसीडेड। ये एक वाहिद इम्पॉर्टेंट वर्ड है, इसका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वर्ड है सुपरसीड। इसको मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि जी पहले जी जो थे हमारे आईजी जो थे वो मुश्ताक सुखेरा साहब थे। ठीक है, फिर हमारे पीएम साहब ने उनको चेंज कर दिया और उनको रिप्लेस किसने किया? हमारे नए आईजी ने रिप्लेस किया। तो हम कहते हैं कि नए आईजी ने मुश्ताक सुखेरा को सुपरसीड किया। सुपरसीड करने का मतलब बरतरफ करने के बाद उनकी जगह लेना, या किसी के बरतरफ होने के बाद उसकी जगह लेना, उसको सुपरसीड कहते हैं। ठीक है, बरतरफ होने के बाद रिप्लेस, और उसके लिए वर्ड होगा रिप्लेस, कि पीएम ने सुपरसीड कर दिया मुश्ताक सुखेरा को नए आईजी के साथ। ठीक है। अच्छा, ऑर्डर्स एंड सजेशंस ऑफ अलाइज, और जो नॉर्मल मशीनरी थी, अब नॉर्मल मशीनरी ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है ये भी समझ लें। गवर्नमेंट की जो नॉर्मल मशीनरी होती है ना, मतलब एक तो गवर्नमेंट होती है, यानी उसकी पार्लियामेंट होती है, या प्रेसिडेंट होता है, या प्राइम मिनिस्टर होता है, ये सारी चीज़ें तो गवर्नमेंट का खुद का हिस्सा होती हैं, उसके वज़ीर होते हैं, उसके मुशीर होते हैं। लेकिन इसके अलावा एक मशीनरी होती है जो गवर्नमेंट चलाने में उसकी मदद करती है, जैसे FBI है, जैसे अकाउंटेबिलिटी डिपार्टमेंट्स हैं, या जैसे ब्यूरोक्रेसी है मुख्तलिफ़ चीज़ों की,
जैसे कि हमारे यहाँ PIA है या हमारे यहाँ पुलिस का महकमा है, ये सारे जो हैं मुल्क के इंतज़ामात को संभालने में जो डिपार्टमेंट्स, जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स गवर्नमेंट की मदद करते हैं, उसको गवर्नमेंट की मशीनरी कहते हैं। और ये सारे गवर्नमेंट की मशीनरी जो है, इसको कौन सुपरसीड कर रहा था, यानी अपनी पसंद के लोगों को लगवाया जा रहा था और तुर्की के पहले लोगों को जो है वो हटवाया जा रहा था, तमाम ऑफिसर्स को। वो कौन कर रहा था? वो अलाइड ऑफिसर्स कर रहे थे। एलाइज जो हैं ये काम कर रहे थे कि वो चीज़ों को अपनी मर्ज़ी से चला रहे थे, और जो पुराने ऑफिसर्स हैं उनकी जगह अपने बंदे जो हैं वो एडजस्ट करवा रहे थे। ठीक है, तो अब तक जो है वो तुर्की के हालात के ऊपर हमने अब तक जो है सारा का सारा हमने जो पढ़ा है वो तुर्की के हालात पर हैं कि क्या हालात बन रहे थे जबकि अलाइज फोर्सेस के सामने पादशाह ने सरेंडर किया। 1911 से तुर्की पर मुस्तकिल हमले किए जा रहे थे। बिलाखिर पादशाह ने, और उस वक्त ओल्ड लिबरल्स की जो पार्लियामेंट थी तुर्की में मौजूद, उसने सरेंडर कर दिया ब्रिटिश फोर्सेस के साथ। ब्रिटिश फोर्सेस में बरतानिया, फ्रांस और रशिया शामिल थे। इन्होंने तुर्की सल्तनत उस्मानिया पर हमला करके सल्तनत उस्मानिया पर कब्ज़ा कर लिया। बादशाह ने हुक्म दिया कि सारी आर्मी है उसने ख़त्म कर दी। उसने कहा कि आर्मी जो है आज से तुर्की की कोई आर्मी नहीं होगी, और जो अलाइज की आर्मी है वही तुर्की की, वही ऑटोमन एम्पायर की आर्मी कंसिडर की जाएगी। इस बात को आपने बहुत याद रखना है, ये नेक्स्ट लेक्चर में भी आपके जहन में आनी चाहिए। इसी को लेके ये सारा जो मुस्तफ़ा कमाल का चैप्टर है ना, वो इसी बात पे है कि पादशाह ने जिसका नाम महमद फोर था, उसने तुर्की की आर्मी को डिसबैंड कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया, और कहा कि अलाइज फोर्सेस यानी बरतानिया, फ्रांस और रशिया की जिन फोर्सेस ने उन पर कब्ज़ा किया है, उन ऑक्यूपाइंग फोर्सेस को ही आज से ऑटोमन एम्पायर की आर्मी कंसिडर किया जाएगा। सारा कंट्रोल बरतानिया ने अपने हाथ में ले लिया। ब्रिटिश एम्बेसी के ज़रिए बरतानिया ने रूल करना शुरू किया। ऑटोमन एम्पायर के ऊपर ब्रिटिश एम्बेसी को हाई कमीशन बना दिया गया, और बहुत सारे जो फ़ौज के दस्ते हैं, नेवल ट्रुप्स हैं, नेवल डिटैचमेंट्स हैं, वो बरतानिया ने जो हैं वो भिजवा दी ब्रिटिश हाई कमीशन के पास। और बरतानिया की फ़ौज और बरतानिया के हाई कमीशन का अमला मिलकर जो है वो पूरे ऑटोमन एम्पायर का कंट्रोल संभालने लगा। पुलिस को उन्होंने मुकम्मल तौर पर अपने अंडर कर लिया, और पोर्ट्स को, बंदरगाहों को मुकम्मल तौर पर अपने अंडर कर लिया, और तमाम ऑफिसर्स को अपनी पसंद से पोस्ट करवाने लगे और डिप्यूट कराने लगे और डिसमिस कराने लगे। यानी जितने भी गवर्नमेंट मशीनरी थी उन्होंने अपने बंदे लगवाना शुरू कर दिया, दूसरे लोगों को हटाना शुरू कर दिया जिनको वो अपने लिए मुनासिब नहीं समझते थे। इस लिहाज से अगर हम देखें तो पूरी तरह से ऑटोमन एम्पायर बरतानिया के कंट्रोल में चली गई और वहाँ के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए। अब इसी से रिलेटेड जो है एक क्वेश्चन भी है आपकी बुक में, वो भी हम क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, जो स्टूडेंट्स फुल लेंथ का क्वेश्चन करते हैं उनको मैं एडवाइस करूँगी कि वो भी यही वाला क्वेश्चन करें। वो जो है वो ऊपर उसका पैराग्राफ, क्वेश्चन ये है, पहले क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द एटीट्यूड ऑफ टर्किश गवर्नमेंट टुवर्ड्स अलाइज। टर्किश गवर्नमेंट का एटीट्यूड क्या था अलाइज इत्तेहादियों की तरफ आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन के बाद, यानी जंग अज़ीम अव्वल में जब ये बरतानिया की फ़ौजें जो हैं उनको हर तरफ हर जगह उनको फतह हासिल हो गई, तो तुर्की ने बगैर लड़े ही सरेंडर कर दिया। उसने कहा कि हमें पता है कि सारी दुनिया इसके सामने हार गई है, तो हमने भी हार ही जाना है। हारे बगैर ही उन्होंने सरेंडर कर दिया। ठीक है, तो तुर्की की गवर्नमेंट का क्या एटीट्यूड था बरतानिया के जो इत्तेहादी फ़ौजें थी उनकी तरफ। अब ये सारा जो आपका पैराग्राफ है इस क्वेश्चन का आंसर बनता है, लेकिन मैं आपको ये एडवाइस करूँगी कि आप इस पैराग्राफ को ना लिखें। ये पैराग्राफ इस क्वेश्चन के लिए का आंसर देने के लिए सही तरह से स्ट्रक्चर नहीं बनाया गया इसका, बल्कि आप उसकी जगह जो फुल लेंथ क्वेश्चन फुल लेंथ आंसर करते हैं ना, एक एक दो पैराग्राफ का आंसर, वो भी स्टूडेंट यही वाला आंसर करेंगे तो वो बेहतर रहेगा। देखिए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। टर्की लेड डाउन इट्स आर्म्स। तुर्की ने ले डाउन आर्म्स का मतलब हथियार डाल दिए, स्टॉप्ड फाइटिंग या सरेंडर। ठीक है, टर्की ने क्या कर दिया, हथियार डाल दिए, सरेंडर कर दिया अगेंस्ट अलाइड फोर्सेस के खिलाफ उन्होंने लड़ना बंद कर दिया, हथियार डाल दिए। द पादशाह एंड द पार्लियामेंट वर लॉयल टू आर्मिस्टिस। आर्मिस्टिस होता है जंग बंदी का माहिदा। पादशाह और जो पार्लियामेंटेरियंस थे वो जंग बंदी के माहिदे से बहुत ज़्यादा वफादारी करने लगे। द पादशाह ऑर्डर्ड द टर्किश आर्मी टू बी डिसबैंड।
अब क्या क्या ऑर्डर्स दिए उस वफ़ादारी में, अंग्रेज़ों की वफ़ादारी में पातशाह सलामत ने क्या क्या ऑर्डर दिए। पहला ऑर्डर ये था कि ख़त्म कर दी जाए, डिस्बैंड का मतलब होता है मुंतशिर कर देना, बिखर जाए, ख़त्म कर दी जाए। आज से टर्किश आर्मी जो है उसने ख़त्म कर दी। और उसके बाद द पादशाह ऑर्डर द टर्किश आर्मी टू बी डिस्बैंड, पादशाह ने तुर्की की आर्मी को ख़त्म कर दिया। ब्रिटिश एम्बेसी वॉज चेंज इनटू ब्रिटिश हाई कमीशन, ब्रिटिश एम्बेसी जो थी वो अब ब्रिटिश हाई कमीशन बन चुकी थी। द अलाइड टुक द कंट्रोल ऑफ पुलिस एंड पोर्ट्स, पुलिस का और बंदरगाहों का कंट्रोल इत्तेहादियों ने संभाल लिया। द गवर्नमेंट ऑफिसर्स वर बीइंग पोस्टेड एंड डिसमिस्ड विद द सजेशन ऑफ अलाइज, और अलाइज के ही मशवरों से तमाम गवर्नमेंट ऑफिसर्स पोस्ट किए जा रहे थे, लगाए जा रहे थे और डिसमिस किए जा रहे थे, हटाए भी जा रहे थे। जिनको वो कह रहे थे उनको हटाया जा रहा था और जिनको वो कह रहे थे उनको लगाया जा रहा था। इस तरह से तुर्की के हालात बहुत ख़राब थे और उस पर बरतानिया और उसकी इत्तेहादी फ़ौजें मुकम्मल तौर पर कब्ज़ा कर चुकी थी। उस वक्त तुर्की ऑटोमन एम्पायर था, सल्तनत उस्मानिया था।